हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर अहद। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अभी तक एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो हमने शुरू किया था माउथ से एंड हमने उसको ख़त्म किया था एट एनस, ठीक है ना। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या जिनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और हमने फर्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड लास्ट क्लास में फिनिश किया था। सो दैट वाज सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ पे हमने सलाइवरी ग्लैंड के टाइप्स के बारे में बात करा, उनके डक्ट्स के बारे में बात करा, उनकी सिक्रीशन के बारे में बात करा, उनके पीएच के बारे में बात करा एंड उसकी फंक्शन के बारे में बात करा, ठीक है ना। तो सिमिलरली आज हम सेकंड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा। जैसे आपको पता है फेरिंक्स के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता है, ईसोफेगस के अंदर भी कोई ग्लैंड नहीं होता है। सो दैट मीन्स बेटा ईसोफेगस के बाद जो हमारा नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन आता है, सो दैट नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टोमक, एंड स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा, ठीक है ना। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में किस रीजन में पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, बेस्ड ऑन दैट हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा कि स्टोमक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये वाला हिस्सा जो स्टोमक का होता है बेटा, जो ईसोफेगस के नज़दीक पाया जाता था, सो दिस वाज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ये वाला पार्ट जो था बेटा, जो डोम शेप्ड पार्ट होता था जहाँ पे गैस स्टोर होती थी, इसको हमने बोला था फंडस। ये लास्ट वाला पार्ट जो स्टोमक का था बेटा, ठीक है ना, दिस वन, इसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते थे, जिसके 3 हिस्से होते थे, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरस। एंड बीच वाला पार्ट जो होता था बेटा, इसको हम क्या बोलते थे, बॉडी बोलते थे, ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा जो कार्डियक रीजन में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मतलब कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा ऐसा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, कार्डियक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा जो फंडस रीजन में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा। इनको हम नाम देते हैं फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो फंडस में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। या इनको हम बॉडी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड पाइलोरिक पार्ट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर टोटल 3 तरीके के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अगर वो कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड एज कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर वो फंडस पार्ट में प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और अगर वो पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा। क्लियर? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम, एक एनाटॉमिकल डायग्राम देख लेते हैं बेटा हम स्टोमक का, ताकि हमको थोड़ा आइडिया लगे इसके बारे में कि एक्चुअली में गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था बेटा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो एनाटॉमी होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टेन रीजन्स। जैसे सबसे बाहर वाला रीजन होता था सिरोसा, सिरोसा के बाद पाई जाती थी मसल की 2 लेयर, और स्टोमक के अंदर मसल की 3 लेयर्स होती थी। जो 2 लेयर नॉर्मली या कॉमनली पाई जाती थी, वो थी अंदर से सर्कुलर मसल एंड बाहर से थी लॉन्जिट्यूडनल मसल। स्टोमक के अंदर बेटा सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल के अलावा और क्या मिलती है, ओब्लिक मसल भी मिलती है। एंड फिर उसके बाद होता था सब म्यूकोसा, और फाइनली क्या होता था, फाइनली म्यूकोसा होता था। ये सभी को याद है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा म्यूकोसा पे फोकस करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था म्यूकोसा को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल पार्ट, लैमिना प्रोपेरा एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा बेटा, याद आ रहा है ना। तो एक्चुअल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके अंदर मिलते हैं ना, या हमारे स्टोमक के अंदर मिलते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं बेटा, वो मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। मतलब आपके स्टोमक के अंदर जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, उस म्यूकोसा में जो एपिथेलियल सेल्स थी ना, वो एपिथेलियल सेल्स क्या करती है बेटा, वो फोल्ड्स बनाती है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स का लाइन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे एक फोल्ड बना दिया बेटा, दिख रहा है ना। फिर यहाँ से और एक फोल्ड ऐसे बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, इधर एक फोल्ड बन रहा है, फिर अगेन और एक फोल्ड बन रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू के,
ये गहरे हो जाते हैं, ये डीप हो जाते हैं, एंड डीप होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं बेटा, लैमिना प्रोपेरा तक पहुँच जाते हैं। सो ये जो फोल्ड्स होते हैं म्यूकोसा के एपिथेलियल टिश्यू में, या जो मॉडिफाइड म्यूकोसा होता है बेटा, जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाइड होता है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर बेटा। सो दिस मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो फोल्ड्स बनाता है, और फोल्ड बनाने के बाद बेटा कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लैमिना प्रोपेरा तक एक्सटेंड करता है। सो दीज फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा। तो मतलब अगर आपसे कभी गैस्ट्रिक ग्लैंड की डेफिनेशन पूछी जाए ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में याद रखना बच्चा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। तो मतलब म्यूकोसा का जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, उसके फोल्ड्स बन जाते हैं, जो कहाँ की तरफ एक्सटेंड करते हैं बेटा, एक्सटेंड डीप डाउन टू लैमिना प्रोपेरा। तो ये कहाँ तक ग्रो करते हैं, या कहाँ तक बेटा डीप जाते हैं, लैमिना प्रोप्रिया तक जाते हैं बेटा, डीप डाउन टू लैमिना प्रोप्रिया बेटा, ठीक है। और वहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, एंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, एंड फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो सिंपल में याद रखें, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ट्यूब्यूलर ग्लैंड होता है, जो कहाँ बनता है, जो स्टोमक के अंदर बनता है। एंड स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये क्या होता है, मॉडिफाइड म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू होता है। समझ आया ना। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हम इस वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही है क्लियरली। तो ये जो सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यही सेल्स बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को बनाती है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, ये अलग अलग प्रकार की सेल्स का बना है, और इन सेल्स का इंडिविजुअली काम क्या होता है बेटा, सिक्रीशन का काम होता है। ये अलग अलग मटेरियल्स को सिक्रीट करती है, एंड जैसे ये मटेरियल को सिक्रीट करेंगी ना, तो उसी मटेरियल की सिक्रीशन की वजह से बेटा क्या बनता है, एक सिक्रीशन बनता है, एक जूस बनता है, दैट जूस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस बेटा। यानी गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक सेल नहीं बनाता है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या बनाती है, अलग अलग तरह की या अलग अलग प्रकार की सेल्स बनाती है बेटा। आप कौन सा सेल कहाँ पे है और क्या उसका नाम है, उसको समझने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक अलग डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आप थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को बाहर निकाल दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्लैंड हमने चूज़ किया, और इस ग्लैंड को हमने बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अलग से। तो ये हमने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स का नाम लिख लेते हैं, कौन सा सेल कहाँ पे है, और फाइनली बेटा उसका बाद में हम फंक्शन भी देखेंगे कि उन सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड का बेटा, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा, इसको हम नेक बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का नेक हुआ, ठीक है ना। और ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड का, इसको हम रूट बोलते हैं। ये रूट हो गया किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो सबसे पहले मैं नेक के बारे में बात करता हूँ। तो नेक के अंदर क्या दिखाई दे रही है आपको बेटा, ये सेल्स दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा जूम कर दे तो नेक के अंदर आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, जिनको हमने थोड़ा अलग से कलर कर दिया, ठीक है। सो इन सेल्स का काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। अब म्यूकस क्यों चाहिए हमें, उसका काम क्या वो बाद में देखेंगे। सो बिकॉज दीज सेल्स सिक्रेट म्यूकस, और ये नेक में पाई जाती है, इस वजह से बेटा इनको क्या बोलते हैं, MNC सेल्स बोलते हैं, या म्यूकस नेक सेल्स बोलते हैं। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पहली सेल जो आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए बेटा, वो क्या होती है, वो नेक में रहने वाली सेल्स होती है, जिन सेल्स का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज म्यूकस नेक सेल्स बेटा। क्लियर है ना। अब ये म्यूकस नेक सेल क्या काम करता है, इसको इधर हम फिनिश कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे बेटा रिगार्डिंग म्यूकस नेक सेल, दैट हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने ओरल कैविटी पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था बेटा ओरल कैविटी का काम क्या होता है, ओरल कैविटी का काम होता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कराना, है ना। और केमिकल डाइजेशन कराने के लिए बेटा ओरल कैविटी में क्या होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए। और हमने एंजाइम को नाम दिया था सलाइवरी एमालेस और टाइलिन। और फिर मैंने आपको बोला था बेटा कि सलाइवरी एमालेस को काम कराने के लिए जो पीएच चाहिए ना, वो पीएच क्या होता है बेटा, वो 6.8 to 7 के आसपास का पीएच होता है, अगर आपको अच्छे से याद हो। सो दैट मीन्स सलाइवरी एमालेस एक ऐसा प्रोटीनिशियस एंजाइम है, एक ऐसा प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है,
जो फंक्शन सबसे अच्छी तभी करेगा जब उसको आप कौन सा पीएच देंगे, 6.8। एंड 6.8 पीएच कैसा होता है, बेसिक पीएच होता है बेटा, ठीक है। वैसे ही जब हम स्टोमक के अंदर आते हैं ना, तो स्टोमक में भी बेटा अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स देंगे, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे उन एंजाइम्स को थोड़ी देर में। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनका काम बेटा फूड को डाइजेस्ट कराने का होता है। बट ये एंजाइम जो स्टोमक में होते हैं ना, ये तब तक अच्छे से काम नहीं करेंगे, तब तक बेटर तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक इनको आप एसिडिक मीडियम नहीं दोगे बेटा। सो दैट मीन्स ओरल कैविटी का एंजाइम बेसिक मीडियम पे काम करता है एंड स्टोमक का एंजाइम एसिडिक मीडियम पे काम करता है, ठीक है। अब अगर स्टोमक के अंदर एसिड निकल रहा है, तो एसिड तो एक खतरनाक चीज़ है बेटा, और यहाँ पे कौन सा एसिड निकलता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने हाथ के ऊपर डाल दोगे, स्किन पे डाल दोगे, तो इससे तो आपकी स्किन जल जाएगी आराम से। लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा हमारी बॉडी में निकलता है और इसका हाई एसिडिक पीएच होता है, 2.0 के आसपास इसका एसिडिक पीएच होता है बेटा। तो हमारे स्टोमक को तो ये जला नहीं पाता बेटा। क्यों नहीं जला पाता? बिकॉज हमारे स्टोमक के ऊपर क्या लगा रहता है बेटा, एक प्रोटेक्टिव कवर लगा रहता है, और उस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या बोलते हैं, उसको म्यूकस बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? यानी म्यूकस की वजह से, ये म्यूकस नेक सेल जो है, इसने म्यूकस को सिक्रीट किया एंड म्यूकस क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट्स द स्टोमक बेटा। ये स्टोमक की प्रोटेक्शन करता है। बिकॉज अगर आपके स्टोमक में म्यूकस नहीं होगा, जैसे ही स्टोमक में बेटा HCl बनेगा, तो HCl क्या करेगा बेटा, HCl आपके स्टोमक की सेल्स को डैमेज करेगा, या HCl आपके स्टोमक के म्यूकोसा को, या उसकी बाद में जो मस्कुलर लेयर है, उन सब को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। लेकिन आपके स्टोमक को बेटा, जैसे मान लीजिए फॉर ये स्टोमक है ऐसे, ठीक है ना, आपके स्टोमक को बचाने का काम कौन करता है बेटा, तो आपके स्टोमक के अंदर वाली साइड में बेटा ऐसे क्या मिलते हैं, म्यूकस की एक लेयर मिलती है बेटा, जो पूरे स्टोमक को कवर करती है इस तरीके से। एंड जब भी एसिड निकलता है ना, तो एसिड कभी भी मसल लेयर या म्यूकोसा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो एसिड किसके कांटेक्ट में आता है, म्यूकस के कांटेक्ट में आता है। एंड जैसे वो म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा, उसकी वजह से हमारे एक्चुअल जो मस्कुलर लेयर से बेटा स्टोमक की, वो क्या हो जाती है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये पहला काम होता है किसका, म्यूकस नेक सेल का, जो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा कि म्यूकस जो होता है बेटा, बिकॉज ये स्टोमक को कवर करता है, और स्टोमक को कवर करने से और एक फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे स्टोमक को बचाता है बेटा, ठीक है ना, किससे, प्रोटेक्ट्स स्टोमक बेटा फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समझना है बच्चा। देखिए, आपके स्टोमक के अंदर बेटा जो एंजाइम निकलते हैं ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं एंजाइम्स बेटा। तो आपको पता है आपकी सेल में भी बहुत सारे प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स है। तो अगर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बेटा डायरेक्टली आपके स्टोमक की सेल के कॉन्टैक्ट में आया, तो दैट मीन्स बेटा ये सेल के प्रोटीन्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता है, बिकॉज आपके स्टोमक के ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकस का लेयर पाया जाता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आपके स्टोमक की मसल के साथ या सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से बेटा आपकी एक्चुअल जो सेल्स है स्टोमक की, वो क्या हो जाती है, वो बच जाती है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये काम किसका होता है बेटा, दिस इज द वर्क ऑफ म्यूकस सेल्स, या प्रॉपरली जिनको हम म्यूकस नेक सेल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट सेल हो जाता है यहाँ पे ख़त्म बच्चा। अब आते हैं सेकंड सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड की दूसरी सेल है बेटा, दिस सेल इज कॉल्ड एज चीफ सेल। इसको हम चीफ सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसी का और एक नाम भी जो आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाइमोजिन सेल बेटा, इसको हम जाइमोजिन सेल भी बोलते हैं। और इसी का और एक नाम भी है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल बेटा, ठीक है ना। तो ये सब एक ही सेल के अलग अलग नाम है बच्चा, ठीक है। दिस सेल इज, जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है सेल्स, सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज चीफ सेल्स, दे आर कॉल्ड एज जाइमोजिन सेल्स, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स बेटा। सबसे पहले समझ लेते हैं इनको चीफ सेल्स क्यों बोला जाता है। तो याद रखेंगे आप बेटा कि ये सेल जिनके में भी बात कर रहे हैं ना, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पाई जाते हैं बेटा,
ठीक है, जो नंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स पाई जाती है, मैक्सिमम इन नंबर पाई जाती है, ये कौन सी सेल्स होती है, चीफ सेल्स होते हैं। तो चीफ का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे अबंडेंट है। सो दे आर कॉल्ड एज चीफ बिकॉज दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा। सो बिकॉज देयर अबंडेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल्स बोलते हैं बेटा, एनॉर्मस सेल्स बोलते हैं। जाइमोजिन इनको इसलिए बोला जाता है बच्चा बिकॉज ये वो सेल्स है जो क्या करते हैं, हम अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज कराने का काम होता है, ठीक है ना। तो जो एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं ना, उस एंजाइम का नाम है बेटा पेप्सिनोजिन। सुन लेना ध्यान से, पेप्सिनोजिन बेटा, ठीक है ना। और एक एंजाइम जो यहाँ से निकलता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। एंड और एक एंजाइम जो यहाँ से निकलता है बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेस, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेस बेटा। तो ये तीनों एंजाइम्स को कौन रिलीज करता है, ऑल दीज थ्री एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय चीफ सेल्स बेटा, ठीक है ना। अब ये तीन एंजाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिसको चीफ सेल ने रिलीज किया या जाइमोजिन सेल ने रिलीज किया, ये तीनों प्रोटीन, ये तीन एंजाइम्स में से बेटा दो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सिनोजिन बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है एंड प्रोरेनिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लेकिन होता क्या है कि हमारी चीफ सेल बेटा इन तीनों एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं करती है, वो इनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करती है। मतलब ये एंजाइम जब स्टोमक के अंदर आएगा ना, स्टोमक के अंदर कहाँ से आएगा, चीफ सेल से आएगा। लेकिन चीफ सेल से जैसे ही एंजाइम बाहर आएगा ना, तो ये एक्टिव एंजाइम नहीं होता है, ये प्रोटीन को उसी टाइम पर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज अभी तक ये एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव है। सो जो भी बॉडी के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स बनते हैं ना बच्चा, तो बॉडी के अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे आर इन शॉर्ट कॉल्ड एज जाइमोजिन्स बेटा, जाइमोजिन्स। तो जाइमोजिन का मतलब क्या होता है, जाइमोजिन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, जाइमोजिन मीन्स बेटा इनएक्टिव एंजाइम। सो बिकॉज ये सेल बेटा इनएक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है, जैसे पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन बेटा, ठीक है ना। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जाइमोजिन सेल्स बेटा। जाइमोजिन सेल का मतलब ऐसा एंजाइम रिलीज करने वाली सेल जिसके एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, निकलते समय इनएक्टिव होते हैं। तो फिर ये एक्टिवेट कैसे होंगे वो हम बाद में थोड़ी देर में देखेंगे बच्चा, ठीक है ना। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जाइमोजिन सेल्स। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, वाई दे आर कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स, बिकॉज मैंने अभी बोला बेटा ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिनोजिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोरेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो बिकॉज दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेप्टिक सेल्स बोला जाता है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ सेल है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रखेंगे बच्चा। तो पहले हमने पढ़ा म्यूकस नेक सेल एंड दूसरा आपने पढ़ा चीफ सेल। वाई दिस इज कॉल्ड एज चीफ, जाइमोजिन को जाइमोजिन क्यों बोलते हैं, पेप्टिक को पेप्टिक क्यों बोलते हैं, ये आपने याद रखा। अब थर्ड टाइप जो सेल हमारी होती है बेटा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल सेल बेटा। इस सेल को हम नाम देते हैं पैराइटल सेल, ठीक है ना बच्चा। और इसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं बेटा, इसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। पैराइटल सेल भी इसका नाम है, ऑक्जेंटिक सेल भी इसका नाम है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। अब ये पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल, बहुत ज़रूरी सेल है बेटा हमारे स्टोमक के लिए या गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए। इसका काम क्या होता है बेटा, ये दो चीज़ें रिलीज़ करता है। एक तो ये HCl को रिलीज़ करता है, जिसके हम अभी बात कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड दूसरा ये रिलीज़ करता है बेटा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को, CAF शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा। तो CAF का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बेटा, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, ये दोनों निकलते हैं बेटा ऑक्जेंटिक सेल से। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा इतना याद रखिए कि पैराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल से जो HCl निकलता है ना, यही HCl क्या करता है बेटा, स्टोमक को pH एसिडिक बनाता है। बिकॉज मैंने अभी बोला था पेप्सिनोजिन प्रोरेनिन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक स्टोमक का pH कैसा ना हो बेटा, एसिडिक ना हो। लेकिन वो एसिडिक pH हम बनाएंगे कैसे, तो वो एसिडिक pH बनाने का काम किसका होता है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल का होता है। बिकॉज ये सेल क्या रिलीज़ करती है, HCl रिलीज़ करती है बेटा। इसके अलावा ये और एक चीज़ भी रिलीज़ करती है जिसको हम कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। अब इसका काम क्या है,
ये हम थोड़ी देर में पता करेंगे, बट अभी इसको आप ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, बिकॉज इसको मैं अलग से थोड़ा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेल जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, सो दैट सेल इज कॉल्ड एज जी सेल। तो मैं पहले इनके कॉमन नेम लिखते हैं, तो कॉमन इनको क्या बोलते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, सो दीज ब्लू कलर्ड सेल्स दे आर कॉल्ड एज जी सेल्स बेटा। तो ये हो गया जी सेल, ठीक है, ये जी सेल हो गया बेटा। अब जी सेल का काम क्या होता है बेटा, एक हार्मोन को रिलीज करता है, सो दैट मीन्स ये एंजाइम नहीं बना रहा है, ये हार्मोनल सेल है बेटा, हार्मोन को बनाने वाली सेल है। सो दिस हार्मोनल सेल इज कॉल्ड, दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन बेटा। तो जी सेल को जी सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इससे एक हार्मोन निकलता है बेटा, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, जिस हार्मोन को हम गैस्ट्रिन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चा। अब इस गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, तो याद रखना बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कंट्रोल करता है बेटा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितना गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, सो दैट कंट्रोल इज अंडर द हार्मोन, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, गैस्ट्रिन के बारे में बेटा, या जी सेल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेल जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज डी सेल बेटा। तो इधर लिख देते हैं हम, तो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर में सेल दिखाई दे रही है, सॉरी रेड नहीं, ऑरेंज कलर में सेल दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज डी सेल बेटा। डी सेल भी एक हार्मोनल सेल है बेटा, ये भी हार्मोन रिलीज करती है, सो दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, इसको हम सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और एक सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे, सो दिस सेल इज कॉल्ड एज ई सी सेल बेटा, ठीक है ना, जो आपको रेड में दिखाई दे रही है, तो मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज, इधर हाईलाइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ई सी सेल बेटा, ठीक है। ई सी का फुल फॉर्म होता है एंटीरोक्रोमाफिन सेल बेटा, और ये एंटीरोक्रोमाफिन सेल क्या करता है बेटा, ये रिलीज करता है बेटा हार्मोन, ठीक है, सॉरी केमिकल रिलीज करता है जिसको हम हिस्टामीन बोलते हैं, हिस्टामीन बोलते हैं। इसके अलावा बेटा मोर्टेलिन रिलीज करता है, हार्मोन होता है बेटा, एंड इसके अलावा ये सेरोटोनिन भी रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है, ये सेरोटोनिन भी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये सारी सेल्स कहाँ हमने पढ़ी बेटा, दीज आर ऑल द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो वैसे नाम एक ही है, बट इसके अंदर जो सेल्स होती है बेटा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेटा, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया है ना ये। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक याद रखना है, जितनी भी मैंने यहाँ पे हार्मोनल सेल्स लिखी ना, तो अगर इनको मैं एक कॉमन कलर से हाईलाइट कर दूँ बेटा, या चलो एक कॉमन डिब्बे में डाल देते हैं इनको, तो जितनी भी यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक सेल्स दिखाई दे रही है, तो ये पिंक से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको, सो दीज हार्मोनल गैस्ट्रिक सेल्स बेटा, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दीज ऑल सेल्स आर टुगेदर नोन एज एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, इनको हम बोलते हैं बेटा एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, या इनको हम नाम देते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स, इनको हम बोलते हैं बेटा अर्जेंटेफिन सेल्स, या इनको हम नाम देते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम कुलचिटस्काई सेल्स भी बोलते हैं, कुलचिटस्काई सेल्स बोलते हैं, मतलब ये इनका सबका क्या है, कॉमन एक नेम है बेटा, ठीक है। ऑल्दो ये ओरिजिनली अलग टाइप्स के, बट कॉमनली आप सबको एक ही कॉमन सिंगल नाम देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस बच्चा, समझ आया ना।
और उन सिक्रीशंस में क्या क्या चीज़ें निकलती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा फटाफट फिर से रिवाइज करूँ तो आपने याद रखा, सबसे पहले हमारे पास होती है म्यूकस नेक सेल बेटा, ठीक है ना। तो ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है, ये हमारे स्टोमक के अंदर बेटा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 3 mm थिक बेटा, ठीक है ना, 2 से लेकर 3 mm थिक म्यूकस की लेयर बनाती है बेटा, म्यूकस लेयर बनाती है, ठीक है ना। और ये म्यूकस लेयर बनाना ज़रूरी क्यों है, तो वो मैं आपको समझा दिया। प्रोटेक्शन स्टोमक का होता है HCl से, एंड इसके अलावा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से भी बचाता है हमारे स्टोमक को। सेकंड सेल आपने पढ़ा बेटा चीफ सेल, ज़ाइमोजिन सेल और पेप्टिक सेल। क्यों इनके ऐसे नाम है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैक्सिमम नंबर में होती है और ये इनएक्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, जिसमें से पेप्सिनोजन है एंड प्रोरेनिन है। पेप्सिनोजन दुनिया के किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, एंड प्रोरेनिन बेटा मोस्टली जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है जिसको हम कैसीन प्रोटीन बोलते हैं उसको डाइजेस्ट करता है बेटा, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज भी यहाँ पे होता है फैट को डाइजेस्ट करने वाला, बट ये ज़्यादा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बिकॉज यहाँ पे बेसिक पीएच नहीं है। बिकॉज इस एंजाइम को क्या चाहिए, पीएच बेसिक चाहिए काम करने के लिए, लेकिन स्टोमक में तो एसिडिक पीएच है, तो इसलिए ज़्यादा काम बेटर तरीके से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सेल आपने पढ़ी बेटा पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल में आपने देखा 2 चीज़ें निकली, HCl जो मीडियम को एसिडिक बनाएगा, इसके कुछ और फंक्शंस हम आगे देखेंगे, एंड इसके अलावा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। एंड और आपने देखी कुछ हार्मोनल सेल्स बेटा, जिनके हार्मोन्स के आपने नाम भी आई होप अच्छे से याद रखे होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा। पेप्सिनोजन कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, ऑक्जेंटिक सेल की एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले और एक चीज़ आप याद रखेंगे, आप बहुत सारे बच्चे आप में से सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी बोला कि HCl जो होता है ये तो खतरनाक एसिड होता है और इसको बनाती है ऑक्जेंटिक सेल। तो अगर हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट किया म्यूकस ने फ्रॉम द HCl, लेकिन इस सेल के अंदर तो म्यूकस है नहीं, तो फिर इस सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl से बेटा। तो उस चीज़ को समझने के लिए आप ये डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक में HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड क्यों HCl की फॉर्मेशन की वजह से हमारी ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज नहीं होती। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया है ना बता, ये किसका डायग्राम है, ये है ऑक्जेंटिक सेल का डायग्राम बेटा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑक्जेंटिक सेल। अब ऑक्जेंटिक सेल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑक्जेंटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये दूसरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, यहाँ पे और एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और यहाँ पे और एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के स्पेशल नाम है। जैसे इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोड बेटा, ठीक है ना, बिकॉज ये प्रोटॉन को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोड। और ये एंटीपोड बेटा तभी काम करता है जब आप इसको क्या देते हैं, ATP देते हैं। मतलब जब तक आप इसको ATP नहीं दोगे ये प्रोटॉन को बाहर नहीं लाएगा एंड पोटेशियम को अंदर नहीं भेजेगा। तो अभी इतना याद रख लीजिए कि दिस मॉलिक्यूल और दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन पोटेशियम पंप भी इसको बोलते हैं, या प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोड भी आप इसको बोल सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये ATP से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन है, ऐसे दिस इज कॉल्ड एज पंप, बिकॉज पंप वो प्रोटीन होता है जिसको ATP चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ATP नहीं चाहिए बेटा, इसको हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। तो ये चैनल प्रोटीन, इसको हम पोटेशियम चैनल बोलते हैं। तो पोटेशियम चैनल क्या करता है बेटा, पोटेशियम को बाहर भेजता है, इसको ATP नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्लोराइड चैनल दिखाई दे रही है बेटा, तो ये क्लोराइड को बाहर भेजेगा, इसको बेटा ATP नहीं चाहिए। यहाँ पे अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक पंप प्रोटीन दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर बेटा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर। तो ये क्या करता है बेटा, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 को बाहर भेजेगा एंड क्लोराइड को क्या करेगा, अंदर लाएगा। अब ये सारा काम कैसे होता है तो ये आप ध्यान से देखें। तो ये हमारी है ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बेटा फ्लूइड होता है बिटवीन द सेल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये उससे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहाँ से आया, ये ब्लड से आया बेटा। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया बेटा, ये ऑक्जेंटिक सेल में आया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्जेंटिक सेल में एंटर करता है, ठीक है ना, तो ये ऑक्जेंटिक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गया, ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। समझ लेना इसको ध्यान से बेटा। तो मतलब ऑक्जेंटिक सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिया
और जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बेटा आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। लेकिन इनको कंबाइन कराने वाला जो एंजाइम है ना, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेटा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या किया, ऑक्जेंटिक सेल के अंदर कंबाइन किया बेटा, किसको किसके साथ, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक एसिड बनाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। अब यही एंजाइम बेटा जैसे कार्बोनिक एसिड बनेगा ना, तो सेम एंजाइम क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करता है, इसको स्प्लिट करता है बेटा, तोड़ देता है। किसमें, प्रोटॉन में एंड बाइकार्बोनेट में बेटा। तो ये बाइकार्बोनेट अलग निकला और ये प्रोटॉन अलग निकला बेटा, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है बेटा HCO3 मॉलिक्यूल, ये क्या किया जाता है, ये पैराइटल सेल से बाहर निकाला जाता है, इसको वापस ब्लड में भेजा जाता है। और भेजेगा कौन इसको ब्लड में बेटा, शाबाश, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोटर भेजेगा। और जो अंदर प्रोटॉन बन गया ना, प्रोटॉन को कौन पकड़ता है, इसको पकड़ता है बेटा प्रोटॉन पोटेशियम पंप या हाइड्रोजन पोटेशियम पंप पकड़ता है। तो वो ATP की मदद से बेटा इस प्रोटॉन को क्या करता है, बाहर लाता है। और जैसे प्रोटॉन बाहर आएगा ऑक्जेंटिक सेल से तो ये कहाँ पहुँचता है, ये स्टोमक के अंदर पहुँचता है, स्टोमक के ल्यूमेन में पहुँचता है। जैसे प्रोटॉन बाहर आएगा ना, सेम टाइम पे पोटेशियम क्या जाता है, अंदर जाता है, बिकॉज एंटीपोट है। ये बाहर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो और एक पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो बेटा यहाँ पे। क्लियर है ना। दूसरे साइड में क्या हुआ कि जैसे HCO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल बाहर गया तो यहाँ पे भी चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोराइड मॉलिक्यूल क्या आता है, अंदर आता है। जैसे क्लोराइड मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो उसको क्लोराइड चैनल जो है बेटा वो क्या कर दी, स्टोमक के ल्यूमेन में भेज देगी। तो एक साइड से स्टोमक के ल्यूमेन में आया प्रोटॉन, दूसरे साइड से आया क्लोराइड आयन। तो ये प्रोटॉन एंड क्लोराइड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। मतलब ऑक्जेंटिक सेल HCl को अपने अंदर नहीं बना रही है। HCl बेटा कहाँ पे बन रहा है बेटा, हमारे स्टोमक के अंदर बन रहा है, ना कि सेल के अंदर बन रहा है। क्लियर है ना। बट ऑक्जेंटिक सेल बेटा इसको बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl स्टोमक के ल्यूमेन में होता है, ना कि पैराइटल सेल में होता है बेटा, ठीक है। बट पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, हेल्प करती है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो इसी वजह से पैराइटल सेल पे HCl को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ल्यूमेन के ऊपर बेटा आता है। तो ल्यूमेन को बचाने के लिए क्या है, ऑलरेडी म्यूकस की लेयर है। क्लियर है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है तो पिक्चर वाइज यहाँ पे दिखाएगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ऑक्जेंटिक सेल से दो चीज़ें निकलते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की बेटा। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, जिस मॉलिक्यूल का काम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है तो उसके एब्जॉर्प्शन के पीछे किसका हाथ होता है बेटा, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का हाथ होता है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्जेंटिक सेल सही है, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑक्जेंटिक सेल प्रॉपर तरीके से कौन निकाल रहा है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर निकाल रहा है, सो दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 अच्छे से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बेटा, तब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। अब ये विटामिन B12 हम क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, इस विटामिन B12 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। विटामिन B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा बिकॉज विटामिन B12 जो होता है ना, ये RBC के मैचुरेशन में मदद करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हमारे बोन मैरो के अंदर RBC बनती है ना, तो वो इमैच्योर RBC होती है। इमैच्योर का मतलब हुआ बेटा कि उसका साइज़ क्या होता है, उसका साइज़ एबनॉर्मल नहीं बता, मैं बता, उसका साइज़ बड़ा होता है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर बोन मैरो में बेटा जो ब्लड सेल्स बनती है, जो RBCs बनती है, तो बनते समय उन RBC सेल्स का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। सो दीज लार्ज साइज्ड RBCs, इनको हम इमैच्योर RBCs बोलते हैं। तो ये विटामिन B12 क्या करता है बेटा, इस लार्ज साइज्ड RBC को नॉर्मल कर देता है। मतलब इसका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए, जो बेसिक एवरेज साइज होना चाहिए, उसमें ये कन्वर्ट करता है। मतलब ये एक लार्ज साइज्ड RBC को स्मॉल साइज RBC में कन्वर्ट करता है, या इमैच्योर RBC को क्या करता है बेटा, मैच्योर RBC में कन्वर्ट करता है। तो विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, RBC के मैच्योरेशन के लिए। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ, इमैच्योर RBC को किस में कन्वर्ट करना, मैच्योर RBC में। इमैच्योर RBC का साइज बड़ा होता है, मैच्योर RBC का साइज बड़ा एवरेज और नॉर्मल साइज होता है। और ये साइज कन्वर्जन में जो एंजाइम यूज़ होगा ना, जो एंजाइम बेटा इस RBC को कन्वर्ट कराएगा, उस एंजाइम के अंदर बेटा कोफैक्टर का काम कौन करता है, विटामिन B12 करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 है तो आपका एंजाइम अच्छे से काम करेगा, और वो एंजाइम बेटा आपकी RBC को इमैच्योर से कहाँ पे ले आएगा, मैच्योर में ले आएगा। लेकिन कुछ पर्सन्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्जेंटिक सेल में कोई प्रॉब्लम हुआ, या ऑक्जेंटिक सेल डैमेज हो गई,
या ऑक्जेंटिक सेल बेटा सिक्रीशन निकाल ही नहीं रहे, मतलब कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी के अंदर है ही नहीं। तो जिस पर्सन के अंदर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में नहीं होगा, सो दैट मीन्स बेटा उसके अंदर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है। जैसे ही किसी पर्सन के अंदर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी आरबीसी बेटा मैच्योर नहीं हो पाती है। दैट मीन्स बेटा उसकी आरबीसी कैसी रहेगी, इमैच्योर रहेगी, बिकॉज वो मैच्योर नहीं हो पा रही। बिकॉज मैच्योरेशन में कौन मदद कर रहा था, एंजाइम मदद कर रहा था, जिस एंजाइम का कोफैक्टर क्या था, विटामिन B12 था बेटा। तो ये जो बड़े साइज की आरबीसी होती है ना, जैसे ब्लड में आ जाती है बेटा, तो ब्लड के अंदर इन बड़े साइज आरबीसीज को डैमेज करता है बेटा, इनको खा जाता है कौन, मैक्रोफेज खा जाता है। बिकॉज मैक्रोफेज को कहीं ना कहीं पता चलता है बेटा कि नॉर्मल आरबीसी कौन है और एबनॉर्मल आरबीसी कौन है। तो मैक्रोफेज के लिए जो एवरेज साइज वाली आरबीसी होती है ना, वो नॉर्मल होती है। एवरेज से अगर किसी आरबीसी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आरबीसी एवरेज साइज की है, ठीक है ना। अब कोई आरबीसी बेटा ये वाली है और कोई इससे छोटी है, तो मैक्रोफेज के लिए बेटा ये आरबीसी भी खराब है और ये आरबीसी भी खराब है, लेकिन बेस्ट आरबीसी कौन होती है, एवरेज साइज वाली होती है। तो मैक्रोफेज क्या करेगा बेटा, अगर लार्ज साइज की आरबीसी है उसको भी तोड़ देगा, अगर ज़्यादा स्मॉल साइज की है उसको भी तोड़ देगा, लेकिन जो एवरेज की होती है बेटा उसको मैक्रोफेज नहीं तोड़ती है। तो यहाँ पे होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस पर्सन के अंदर विटामिन B12 नहीं होगा तो उसकी आरबीसी तो इमैच्योर रहेगी। जैसे ही इमैच्योर आरबीसी ब्लड में आएगी ना, तो इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा बेटा, मैक्रोफेज करेगा। तो ऐसे पर्सन के अंदर ब्लड में आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो डिक्रीज इन द आरबीसी इज कॉल्ड एज एनीमिया। याद रखें, एनीमिया एक बीमारी होती है बेटा जिसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द आरबीसी नंबर। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है बेटा, सो दैट डिक्रीज इन द आरबीसी इज कॉल्ड एज एनीमिया। और यहाँ पे एनीमिया किस वजह से हो रहा है, आरबीसी के बड़े साइज की वजह से हो रहा है बेटा, लार्ज साइज की वजह से हो रहा है। सो दिस एनीमिया इज कॉल्ड एज प्रेनिशियस एनीमिया बेटा, याद रखेंगे। तो डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाई, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाई तो साइज क्या रह गया, एबनॉर्मल लार्ज साइज रह गया। और इस एबनॉर्मल लार्ज साइज वाली एनीमिया सेल को बेटा मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय करेगा। जब मैक्रोफेज से डिस्ट्रॉय करेगा तो इनका नंबर डिक्रीज होगा, जैसे इनका नंबर डिक्रीज होगा ना तो एनीमिया होगा। बट दिस एनीमिया इज कॉल्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। इसको हम बेटा मैक्रोसिटिक एनीमिया भी बोलते हैं या एडिसन्स एनीमिया भी बोलते हैं बेटा। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे दिमाग से याद रखना बेटा कि एडिसन्स एनीमिया का मतलब क्या होता है या प्रेनिशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है। तो प्रेनिशियस एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है बेटा जहाँ पे एक पर्सन की बॉडी के अंदर CIF की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है। सो बिकॉज आरबीसी मैच्योर नहीं हुआ तो ऐसे पर्सन के अंदर बेटा क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। सेकंड आते हैं HCl की तरफ बेटा। तो HCl क्या करता है, सबसे पहले इस स्टोमक को pH एसिडिक बनाता है। दूसरा मैंने आपको अभी बोला था हमारे पास था पेप्सिनोजिन, है ना, जिन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम बेटा। दूसरा होता था प्रोरेनिन। तो जब भी किसी एंजाइम के आगे जिन लगा हो या प्रो लगा हो, तो जिन एंड प्रो का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है बेटा, जाइमोजिन होता है। लेकिन जब आप इस पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करोगे ना, पेप्सिनोजिन को आपने एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेट होने के बाद ये बनता है पेप्सिन। जैसे आपने प्रोरेनिन को एक्टिवेट किया बेटा, तो प्रोरेनिन एक्टिवेट होने के बाद क्या बनता है, रेनिन बनता है बेटा, ये बनता है रेनिन। लेकिन इनको एक्टिवेट कराने का काम किसका होता है, HCl का होता है। तो HCl जो होता है बेटा ये एक्टिवेट करता है किसको, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन एंड इनएक्टिव प्रोरेनिन को इनटू पेप्सिन एंड रेनिन बेटा। इसके अलावा मान लो फूड के अंदर बेटा कोई बैक्टीरिया था, कोई पैथोजन था और वो फूड आपके स्टोमक में पहुंचा, तो इन पैथोजन्स का किल कौन करता है बेटा, ये HCl करता है। बिकॉज हाई एसिडिक pH पे इन पैथोजन्स के एंजाइम्स काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ऑक्जेंटिक सेल डैमेज हो गई या उसकी ऑक्जेंटिक सेल में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन में HCl क्या निकलेगा, कम निकलेगा बेटा। और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लोरहाइड्रिया बेटा। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ HCl होता है। तो अगर आपकी बॉडी में HCl की कमी है, सो दैट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ HCl इज कॉल्ड एज एक्लोरहाइड्रिया बेटा। इसको हम एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक्लोरहाइड्रिया से प्रॉब्लम क्या है, तो वो आप इधर समझिए। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब हम डाइट खाते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं जिसमें आयरन है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल पालक खाते हैं, बिकॉज बोला जाता है पालक में बहुत सारा आयरन होता है। तो जो हम किसी भी फूड के थ्रू आयरन अंदर लेते हैं ना, वो आयरन होता है बेटा फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, वो Fe3 पॉजिटिव होता है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा Fe3 पॉजिटिव वाला आयरन कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है। ऑल्दो हम खाते हैं बेटा आयरन जो फेरिक फॉर्म में होता है, बट हमारी बॉडी बेटा फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को यूज़ नहीं करती है, इसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है।
तो अगर आप आयरन को यूज़ करना चाहते हैं बॉडी में, तो आयरन को यूज़ करने के लिए बेटा आपको फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ लेना इस चीज़ को। तो खाने के अंदर, डाइट के अंदर जो आयरन होता है दैट इज़ फेरिक, लेकिन हमारी बॉडी जो आयरन यूज़ करती है बेटा अलग अलग जगह, हीमोग्लोबिन बनाने में, कोफैक्टर में बेटा, तो वो कौन सा होता है, वो फेरस फॉर्म होता है। तो ये फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को कन्वर्ट करना बेटा इनटू फेरस फॉर्म, ये किसका काम होता है, HCl का होता है। यानी HCl बेटा हमारे डाइट के अंदर जो फेरिक फॉर्म होता है आयरन का, उसको कन्वर्ट किस में करता है, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो फेरस फॉर्म ऑफ आयरन है ना, ये हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनेगा, उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो बेटा आयरन होता है वो कौन सा होता है, वो फेरस फॉर्म ऑफ आयरन होता है। अब इमेजिन कर लो कि किसी पर्सन के अंदर HCl कम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है बेटा, तो उस पर्सन के अंदर फेरिक फॉर्म फेरस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज उसका फेरिक बेटा फेरस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो जिस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा ना, उसकी RBC का साइज़ क्या रहेगा, छोटा, बिकॉज RBC अपना साइज़ बढ़ाती थी ताकि उसमें क्या आ जाए बेटा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ जाए। लेकिन इमेजिन कर लो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं बन रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो RBC का साइज़ भी क्या रहेगा, कम। और जैसे ही साइज़ ऑफ RBC डिक्रीज होगा, इसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा, मैक्रोफेज। अगेन क्या होगा, एनीमिया होगा। दिस एनीमिया इज कॉल्ड एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया बेटा। तो याद रखेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, ए क्लोरहाइड्रेट एंड आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड मैक्रोसाइटिक किसकी वजह से होता है बेटा, वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्लीज़, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप याद रखेंगे, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन बेटा, कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है 99.5%, सॉलिड होते हैं 0.5%। सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड में HCl मिलेगा, सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, बाइकार्बोनेट मिलेंगे, क्लोराइड एंड फॉस्फेट मिलेगा। ऑर्गेनिक में एंजाइम्स मिलते हैं एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे अदर ऑर्गेनिक मटेरियल में म्यूकस होगा एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। म्यूकस क्यों, बिकॉज म्यूकस एक प्रोटीन से बनता है बेटा, सॉरी म्यूकस एक कार्बोहाइड्रेट से बनता है जिसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक्स में आएगा। एंड एंजाइम्स में आता है पेप्सिन इन एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, रेनिन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस एंड ग्लैटिनेस बेटा। ग्लैटिनेस और एक एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है बेटा, कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करने का। बिकॉज हम मीट खाते तो मीट में कोलेजन होता है, तो उस कोलेजन को कौन डाइजेस्ट करता है, उसे ग्लैटिन डाइजेस्ट करता है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा न्यूरोनल फंक्शन देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्टोमक को कैसे पता चलता है कि हमें एंजाइम कब रिलीज़ करना है और कब रिलीज़ नहीं करना है, या गैस्ट्रिक जूस कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस को बनाने के लिए बेटा 3 इंपॉर्टेंट फेजेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज सेफेलिक फेज, सेकंड को हम बेटा गैस्ट्रिक फेज बोलते हैं, ठीक है, एंड थर्ड को हम इंटेस्टाइनल फेज बोलते हैं। सेफेलिक फेज में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप बेटा खाने को देखते हैं या खाने के बारे में आपने सोचा, तो देखा या सोचा बेटा, तो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स बेटा, जो हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक्टिवेट करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा इस सिग्नल को भेज देता है वैगस नर्व में, एंड वैगस नर्व बेटा आपके स्टोमक के ग्लैंड्स को बोलता है कि आप क्या रिलीज़ करो, आप गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो। यानी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ कराने का काम किसका है, वैगस नर्व का है। वैगस नर्व को कैसे इन्फॉर्मेशन आया बेटा, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से आया। मेडुला ऑब्लोंगेटा को कहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कौन एक्टिवेट कर रहा है बेटा, आपकी साइट एंड थॉट ऑफ फूड। इसको सेफेलिक क्यों, बिकॉज इसका सिग्नल जो आता है बेटा सेंस ऑर्गन से आता है। आपने या तो फूड के बारे में सोचा या तो आपने फूड को देखा बेटा, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ। दूसरा सेफेलिक फेज का और एक तरीका होता है बेटा कि आपके टेस्ट या स्मेल रिसेप्टर एक्टिवेट है, या तो आपने फूड को टेस्ट किया या स्मेल किया, तो आपके ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। इन्होंने बेटा नर्व इम्पल्स जनरेट किया, तो वाया हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में आगे उसने एक्टिवेट किया वैगस नर्व को, तो अगेन क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गया। ये तो हो गया बेटा हमारा स्टोमक के बाहर वाला एरिया, मतलब आउट ऑफ स्टोमक आप गैस्ट्रिक जूस को कैसे कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं। अब मान लो आपने फूड खा लिया, तो यहाँ तक तो हमने फूड खाया नहीं था, या तो हम देख रहे थे, या तो हम स्मेल कर रहे थे, या तो हम उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब इमेजिन कर लो आप फूड खा रहे हो बेटा, तो जैसे आप फूड खाओगे ना, तो फूड कहाँ जमा होगा, स्टोमक में जमा होगा। स्टोमक का डायमीटर इंक्रीज होगा, ये फूलेगा ना, ये डायमीटर इंक्रीज होगा। जैसे स्टोमक का डायमीटर इंक्रीज होगा ना, स्टोमक की वॉल में बेटा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेटा।
ये स्ट्रेप रिसेप्टर एक्टिवेट होकर दो तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, या तो ये वैगो वेगल रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा, वहाँ से वैगस नर्व को एक्टिवेट करेगा एंड वहाँ से आके बेटा स्टोमक को एक्टिवेट करेगा, या डायरेक्टली बेटा ये लोकल रिफ्लेक्स जनरेट करेगा और किसे एक्टिवेट कर देगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा। तीसरा तरीका है बेटा कि आप हार्मोन से भी क्या करा सकते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करा। ये तो हमने नर्वस कंट्रोल देखा कि नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है सिक्रीशन को। इसके अलावा बेटा एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल कर सकता है बाय द रिलीज ऑफ जी सेल। जी सेल ने गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज किया, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टोमक में पहुंचा और उसने गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बेटा, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल फेज में कैसे काम करता है बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आ रहा है वो अनडाइजेस्ट आ रहा है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड। तो अगर फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स स्टोमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है या स्टोमक के एंजाइम्स अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइनल फेज एक्टिवेट होता है। तो इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको हम इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन बोलते हैं। इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन भी क्या कराता है, आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज करा देता है बेटा। तो ये होता है कि आप गैस्ट्रिक जूस को निकालते कैसे हैं, आप गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इंक्रीज कैसे करते हैं। अब अगर आपको इनहिबिट करना हो बेटा तो इनहिबिट कैसे करते हैं, मान लो आपको भूख नहीं लग रही है, आपको डिप्रेशन है, तो ऐसी कंडीशन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को डिक्रीज करती है बेटा। आपका स्टोमक ज़्यादा एसिडिक है, जी सेल्स एक्टिवेट होती है, जी सेल बेटा गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को डिक्रीज करती है। जैसे गैस्ट्रिन का सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक जूस भी क्या बनेगा, कम बनेगा बेटा। अगर आप अपसेट है बेटा, आप दुखी है, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या करता है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शट ऑफ कर देता है, मतलब क्लोज कर देता है। तो इसकी वजह से भी गैस्ट्रिन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो ये अलग अलग तरीके हैं कि आप बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे डिक्रीज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया इधर तक। अब एनसीईआरटी में फटाफट से देख लेते हैं क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि म्यूकोस ऑफ स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा अलग अलग प्रकार की सेल्स के बने हैं, जैसे म्यूकस नेक सेल के बने हैं जो म्यूकस रिलीज करती है, पेप्टिक चीफ सेल के बने हैं बेटा जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन रिलीज करता है, पैराइटल सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स होती है जो HCl को रिलीज करती है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है जो किसके लिए ज़रूरी होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। स्टोमक बेटा फूड को 4 से 5 घंटे स्टोर कर सकता है। फूड जब गैस्ट्रिक जूस से मिलेगा बेटा तो चर्निंग मूवमेंट डेवलप होती है जिसको हम काइम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार रोक के इसको देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और अगर हमको टाइम मिला तो कल हम इंशाल्लाह लिवर एंड पेनक्रियास के बारे में भी डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो टिल देन ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए एंड खुदा हाफिज़ गाइस। एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए बेटा। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।